शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है द बुद्धा पीस ऑफ माइंड, जिस पर हम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे सिद्धार्थ के विवाह की। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिद्धार्थ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल से किस प्रकार से प्राप्त की। सिद्धार्थ बचपन से ही काफ़ी करुणामयी थे। प्रत्येक जीव जंतु से वह काफ़ी प्रेम करते थे। सिद्धार्थ अब लगभग 16 वर्ष के होने वाले थे। सिद्धार्थ अब अपना ज़्यादातर समय प्रकृति और अकेले ही व्यतीत करते थे। पिता शुद्धोधन को सिद्धार्थ का यह अकेलापन काफ़ी अरकता था। पहले के समय में शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। लगभग 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ के विवाह करने का पिता शुद्धोधन ने निर्णय लिया। एक दिन राजा शुद्धोधन ने अपने छोटे भाई धनराज, जो देवदत्त और आनंद के पिता थे, धनराज से कहते हैं, आजकल कौशल देश के लोगों की निगाहें हमारे राज्य पर लगी हुई हैं। कौशल उस समय एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। हम अपने देश की भविष्य की चिंता के लिए सिद्धार्थ और देवदत्त जैसे राजकुमारों की आवश्यकता होगी। लेकिन मुझे आचार्य अशित की भविष्यवाणी के अनुसार सिद्धार्थ कहीं सन्यासी ना बन जाए, इस बात की चिंता मुझे सता रही है। धनराज राजा शुद्धोधन की बातों को सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं और कुछ देर विचार करने के बाद धनराज शुद्धोधन से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सिद्धार्थ का विवाह कर दीजिए। यह एक ऐसा सुहाना जाल है जिसमें प्रवेश करने के बाद चिड़िया तक अपने पर नहीं फड़फड़ाती है। उससे निकलने की बात तो बहुत दूर की है। अर्थात राजकुमार सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन के चक्कर में पड़ते ही सन्यासी बनने का विचार सदैव के लिए भूल जाएंगे। राजा शुद्धोधन को अपने भाई धनराज की यह बात बहुत पसंद आई। राजा शुद्धोधन ने यह बात जब रानी गौतमी को बताई तो रानी गौतमी पहले से ही सिद्धार्थ के एकांत भाव से काफ़ी चिंतित थी और वह भी सिद्धार्थ की विवाह के लिए तैयार हो गई। कालांतर में दंतप्राणी नाम के एक राजा कौली की राजधानी देवदय में रहा करते थे, जिनकी पत्नी का नाम पमिता था। शाक और कौली राज्य की सीमा के विभाजन रोहिणी नामक एक नदी किया करती थी। दोनों राज्यों की राजधानी की दूरी भी करीब करीब एक दिन के सफ़र में तय हो जाती थी। पिछले अनेक पीढ़ियों से दोनों राज्यों के संबंध सद्भावपूर्ण तरीके से चलते आ रहे थे। राजा दंतप्राणी की पुत्री यशोधरा थी, जो अपने सौंदर्य और शील के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चूँकि यशोधरा एक राजा की पुत्री थी, इसलिए उनको आस पड़ोस के सभी राज्य अच्छी तरह से जानते थे। यशोधरा भी अपने 16 वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। राजा दंतप्राणी ने उनके विवाह का विचार बनाया। प्राचीन काल में जब किसी रानी का विवाह किया जाता था तो उसके लिए स्वयंवर की व्यवस्था की जाती थी, जिसमें रानी अपने अनुसार अपने मनपसंद वर को चुन सके। राजा दंतप्राणी ने सभी राज्यों को इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम को भी निमंत्रण भेजा गया और उन्होंने इस स्वयंवर में भाग लिया। स्वयंवर में दूर दूर से सभी देश के राजा इस स्वयंवर में पधारे, लेकिन रानी यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही अपना वर चुना। सिद्धार्थ गौतम अपने करुण हृदय और शालीनता के लिए काफ़ी विख्यात थे। चूँकि सिद्धार्थ गौतम एक राजा के पुत्र थे, इसलिए उनको हर कोई पहले से ही जानता था। सिद्धार्थ के इस स्वभाव को यशोधरा पहले से ही जानती थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवन साथी के लिए सिद्धार्थ गौतम को चुना। लेकिन राजा दंतप्राणी यशोधरा के इस चुनाव के लिए काफ़ी खुश नहीं थे। उन्हें यशोधरा और सिद्धार्थ के दाम्पत्य जीवन की सफलताओं में संदेह था। उन्हें लगता था सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति अच्छी लगती है, तो कैसे वो एक अच्छा गृहस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त किसी दूसरे राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहती थी। यशोधरा ने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को आप कोई अपराध मानते हैं?
साधु संतों की संगति करना क्या बुरी बात है, जिस पर राजा दंतप्राणी एकदम मौन रहे। यह बात जब यशोधरा की मां पमीता को पता चली तो उन्होंने राजा से कहा कि यशोधरा सिद्धार्थ से विवाह करना चाहती है, आप उसके इस निर्णय पर राजी हो जाइए। राजा दंतप्राणी स्वयंवर में आए हुए सभी राजकुमारों को एक मौका और देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह एक लक्ष्य भेद परीक्षा का आयोजन करेंगे, जिसके लिए सभी राजकुमार राजी हो गए। पहले तो सिद्धार्थ गौतम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उनके सारथी छंदक ने उन्हें समझाया कि यदि वह इस परीक्षा को अस्वीकार करेंगे तो वह उसके लिए व उसके परिवार के लिए तथा सबसे अधिक यशोधरा के लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ को इस बात का भय बिल्कुल नहीं था कि वह इस परीक्षा में हार जाएंगे, बल्कि वह तो चाहते थे कि यशोधरा और उनके पिता के बीच इस विवाह को लेकर कोई विवाद ना हो। लेकिन सारथी छंदक के कहने पर उन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया। परीक्षण प्रारंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी अपना अपना कौशल दिखा रहा था। सबसे अंत में सिद्धार्थ गौतम की पारी आई। उन्होंने अपना निशाना उस लक्ष्य भेद में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे निकट लगाया, जो अन्य राजकुमारों से एकदम सटीक था, और इस लक्ष्य भेद परीक्षा में सिद्धार्थ गौतम की विजय प्राप्त हुई। राजा दंतप्राणी और रानी परिमिता ने अपनी पुत्री का विवाह सिद्धार्थ गौतम से किया। यह देखकर राजा शुद्धोधन और रानी गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। सिद्धार्थ गौतम और यशोधरा का स्वागत कपिलवस्तु राज में बड़ी धूमधाम से किया गया। तो दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ आपके साथ अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस प्रकार राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया में पता ही न चल पाई कि किस प्रकार से दुख होता है और उनको किस मोह माया में बांध के रखा। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो कैसी लगी ये कहानी आपको, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भगवान बुद्ध की करुणा हम सब पर इसी तरह से बनी रहे। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।